प्रवक्ता शकील अहमद ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में शकील अहमद ने कहा कि मोदी एक सिम्टम यानी लक्षण है और आडवाणी बीमारी। कांग्रेस संगठन में फेरबदल के बाद शकील अहमद ताकतवर बनकर उभरे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शकील अहमद कांग्रेस के महासचिव मौजूद हैं। सर, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। सर, बड़ा सवाल है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों इतने खुश हो गए, आपको इतना अहम पद दिया, बड़ी जिम्मेदारी दी। मुझको मंत्री रहते हुए प्रवक्ता बनाया गया। उसके पहले भी मैं पहला आदमी एक तरह से बिहार कांग्रेस में था जिसको अध्यक्ष रहते हुए मंत्री रहने की इजाजत दी गई। मैं जितने दिन अध्यक्ष रहा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, उतना दिन मैं मंत्री भी रहा। और फिर मुझको बंगाल का और झारखंड का प्रभार पहले भी दिया था, अंडमान निकोबार का, और उसके बाद इस फेरबदल में उनका जो कमेटी का, उतना दिन मैं मंत्री भी रहा। और फिर मुझको बंगाल का और झारखंड का प्रभार पहले भी दिया था, अंडमान निकोबार का, और उसके बाद इस फेरबदल में उनका जो क्राइटेरिया होगा उस पर लगा होगा कि मैं अपने जानते जो अपनी क्षमता है उसके अनुसार ठीक ठाक काम कर रहा हूं। इसलिए ये बात सही है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी है। और एक तरह से जनरल सेक्रेटरी फुल फ्लेज उस समय प्रभारी था। काम वही होता है प्रभारी का जो जनरल सेक्रेटरी का होता है, मगर नॉमेनक्लेचर में प्रभारी और जनरल सेक्रेटरी प्रभारी दोनों में थोड़ा फर्क होता है। तो जनरल सेक्रेटरी बनाया, मैं उनका आभारी हूं। आपके ट्वीट से हंगामा हो जाता है। अभी आपने ट्वीट किया, कह दिया एनआईए के हालात, आपने कहा था कि एनआईए, लेकिन जो कंटेंट था उसको लेकर बहुत ज्यादा बीजेपी नाराज है। कहिए कि इस तरह से तो आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी अपने पापों को छुपाने के लिए हंगामा मचाती है। एनआईए ने कहा है कि गुजरात दंगों के बाद इंडियन मुजाहिदीन का गठन हुआ, और ये खबर मुझको आश्चर्य इस बात से है कि 21 जुलाई को मैंने ट्वीट किया और 20 जुलाई को ही इस देश के 2 प्रतिष्ठित, कितने अखबारों में छपा मुझको नहीं मालूम है, लेकिन कम से कम 2 प्रतिष्ठित अंग्रेजी के अखबारों में मैंने वो बातें 20 जुलाई को ही पढ़ी। तो पता नहीं इतने बड़े बड़े अखबारों में ये खबर आने के बाद भी मीडिया ने वो हाइप नहीं दिया, बीजेपी वो इसलिए कि वो चुपचाप गुजर गया, इसलिए किसी ने उसको नोटिस में नहीं लिया। और शकील अहमद जैसे छोटे आदमी के एक छोटे से ट्वीट ने, जिसने कोट किया आपने ट्वीट में, आज भी मेरा ट्वीट आप खोल के देख लें, उसमें लिखा हुआ है कि एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि इंडियन मुजाहिदीन का गठन गुजरात दंगों के बाद हुआ। ये एनआईए ने कहा, मेरा कोई वक्तव्य नहीं। ठीक है, एनआईए ने कहा, लेकिन आपने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, कहीं ना कहीं ओन करते हैं उस चीज को? नहीं, ओन करने का सवाल है। ये अगर सही है एनआईए का ऑब्जर्वेशन, तो इस देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। अगर गुजरात दंगों के रिएक्शन में आईएम बना, आईएम के रिएक्शन में हम कह दें कि साध्वी प्रज्ञा और वो जस्टिस कर्नल पुरोहित और कौन लोग आए, तो एक के काउंटर में दूसरा, दूसरे के काउंटर में तीसरा, तीसरे के काउंटर में चौथा, हमारे देश की क्या हालत हो जाएगी, हमारा देश किस कगार पे पहुंच जाएगा। इससे ये बहुत ही चिंता का विषय है अगर एनआईए का ऑब्जर्वेशन सही है तो। और निश्चित रूप से इसी ऑब्जर्वेशन की पर जो देश को चिंता होगी, जो देश के जो शुभचिंतक हैं वो चिंता करेंगे, इस डर से, और बीजेपी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे सांप्रदायिक राजनीति के लिए। इसलिए बीजेपी डाइवर्ट करके कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट पर आरोप लगा रही है। उनको एनआईए के ऑब्जर्वेशन के बारे में बोलना चाहिए कि उन्होंने ठीक ऑब्जर्वेशन किया है, गलत किया है, उनको तथ्य देने चाहिए एनआईए को। एनआईए के खिलाफ बयान देना चाहिए या एनआईए के पक्ष में बयान देना चाहिए। तो उन्होंने शकील अहमद के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया, जो सच्चाई इस डाइवर्शनरी टैक्टिक्स से छुपती नहीं है। एनआईए का ऑब्जर्वेशन है और विश्लेषण में ये चीजें सामने आई हैं, तो क्या माना जाए बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है? इससे कौन इनकार कर सकता है? इस देश में जिनको कुछ सुनाई नहीं देता है वो भी जानते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है। इस देश में जिसको कुछ दिखाई नहीं देता है वो भी जानते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करता है। अब तो देश और दुनिया के लोग जानते हैं। आप ही लोगों ने समाचार में लिखा है कि 65 एमपीओ ने लिखा है
ओबामा साहब को कि नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं देने के लिए, तो अब तो और इसलिए कि वो सांप्रदायिक पार्टी और सांप्रदायिकता के प्रतीक के तौर पे उनको इसलिए एमपीज ने लिखा है। मेरा दस्तखत नहीं है, मैं नहीं जानता हूं कि कौन एमपी है, लेकिन आप ही लोगों ने दिखलाया है सब। मतलब मोदी सांप्रदायिकता के प्रतीक हैं? स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को जो सांप्रदायिक राजनीति करती है दो दल, जो समाज में आपस में मतभेद और एक तरह से आपस में एक समाज को दूसरे समाज से भिड़ाने का प्रयास में, इसलिए कि ज्यादा संख्या वालों के हम अपने को शुभचिंतक बता के उनका वोट ले लेंगे, तो इसी को गलत राजनीति कहते हैं, इसी को सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। और मैंने कहा ना कि इस देश का ही नहीं, अब तो दुनिया के लोग जो भारतीय राजनीति में रुचि रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, सब इस बात को जानते हैं और स्वीकार करते हैं। लेकिन जयपुर में जब गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि आरएसएस और बीजेपी टेरर कैंप चलाती है, उस वक्त उनको अपनी बात से पलटना क्यों पड़ा? देखिए, उन्होंने गृह मंत्री के हैसियत से क्या कहा था, किसी धर्म का भी नाम किसी गलत काम में नहीं जोड़ना चाहिए। हर धर्म, कोई ऐसा धर्म नहीं होगा जिसमें देवता तुल्य लोग नहीं मिलेंगे, और कोई ऐसा धर्म नहीं होगा जिसमें 2, 4, 5 लोग खराब नहीं मिलेंगे। तो अगर किसी ने, मेरे धर्म के किसी आदमी ने कोई बुरा काम कर दिया, तो आप मेरे पूरे धर्म को खराब कहिएगा, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। और बहुत मैच्योर लीडर है सुशील कुमार शिंदे साहब, और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से एक्सप्लेनेशन दिया और कहा कि अगर इससे मेरी बात की भावना से किसी को दुख पहुंचा है तो मैं उसको वापस लेता हूं, मैं उस पर खेद प्रकट करता हूं। ये बड़ेपन की निशानी है। जो कहा गया है बिल्कुल कि जो उदारता से अपनी बात से को कॉम्प्रोमाइज की बात करे, सुधारने की बात करे, वो बहुत शक्तिशाली होता है। लेकिन दिग्विजय सिंह नहीं मानते हैं, वो अभी भी कह रहे हैं, उनको प्रमाण है कि आरएसएस टेरर कैंप चलाता है। देखिए, दिग्विजय जी अलग व्यक्ति हैं, शिंदे साहब भारत सरकार के मंत्री हैं। दिग्विजय सिंह जी के पास अगर साक्ष्य हैं, वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं दिग्विजय सिंह जी। एक राज्य के एक दिन के लिए एमपी एमएलए मंत्री बनने के लिए लोग जीवन लगा देते हैं। दिग्विजय सिंह जी 10 साल तक मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनकी एक छवि है पूरे देश में, एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति की छवि है और जिम्मेदार व्यक्ति की छवि है कि वो, और जो उन्होंने अभी तक कहा है वो लगभग मुझको जहां तक याद पड़ता है सही साबित हुआ है। अगर वो कहते हैं कि उनके पास साक्ष्य है तो मैं बिल्कुल विश्वास करता हूं कि उनके पास साक्ष्य होंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, आपने कहा वो धर्मनिरपेक्ष छवि है उनकी, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर में निर्दोष लोगों को मारा गया। आज भी वो अपनी बात पर कायम है, कहते हैं कि सरकार ने कदम नहीं उठाया। इस बात का अफसोस है उन्हें, दुख है उन्हें। देखिए, उनकी अपनी सोच है और उन्होंने कुछ तस्वीरें दिखाई। उनका जो अपना है, मैंने भी देखा टीवी पे और मीडिया में कि गोलियां सर पे लगी हैं। वो कहते हैं आमतौर पे नहीं होगा, उनकी एक सोच है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो जिस पार्टी के नेता हैं, उसी पार्टी के हेडेड सरकार ने, उसका एक अपना होम मिनिस्ट्री का मत है, और जो होम मिनिस्ट्री का मत है वही जाता है कानून के जो हमारे कोर्ट्स है उनके पास। इसलिए उनकी सोच हो सकती है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है वो आपके सामने। नहीं सर, 5 गोली लगी थी सर में, उन्होंने तस्वीर दिखाई थी, सवाल खड़े किए थे। फिर ये कैसी राजनीति है? पार्टी की सरकार है, वो क्लीन चिट देती है, आपके महासचिव कहते हैं, सवाल खड़े करते हैं। इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। एक मुद्दे पर दो आदमी की अलग सोच हो सकती है। 2002 के बाद ताकतवर हुए नरेंद्र मोदी अब बीजेपी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं और साफ हो चुका है कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे बीजेपी के। क्या नरेंद्र मोदी के आने से आतंकवादी गतिविधियां या इस तरह की सोच और बढ़ेगी? देखिए, मुझको नहीं मालूम है, उन्होंने अपनी कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया है नरेंद्र मोदी को, वो कैसे ताकतवर हुए हैं मुझको समझ में नहीं आता है। इसलिए, और वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे न होंगे ये भाजपा और एनडीए का मामला है, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन इसके पहले भाजपा के श्री अरुण जेटली जी हुए थे, शायद जीवन में आज तक एक चुनाव नहीं जीते हैं। उसके पहले प्रमोद महाजन जी हुए थे, शायद जीवन भर में एक चुनाव जीते हैं। तो ऐसे चुनाव के विशेषज्ञ लोग, चुनाव कमेटी के
कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, उसी कड़ी में नरेंद्र मोदी जी का नाम है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या बनाया है, क्या सोच के उनको जेटली साहब से इक्वेट किया है, उनको प्रमोद महाजन जी की क्षमता से इक्वेट किया है, क्या इक्वेट किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे। मेरा उस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं। मोदी लेकिन बार बार कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री कमजोर है। हालांकि ये आडवाणी का जुमला था, लेकिन मोदी उस जुमले से अलग हटकर कहते हैं कि एक्ट मतलब जो कार्रवाई करने वाला नेतृत्व तो नहीं है, और मनमोहन सिंह कम से कम इस मामले में विफल रहे हैं। जो हाल आडवाणी जी का हुआ वही लगता है कि कैंडिडेट बन जाएंगे तो मोदी जी का भी हुआ। इतिहास अपने को दोहराता है, ये हम आप सब जानते हैं। सर, दंगों की बात आती है तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस 2002 के दंगों के पहले नहीं झांकती है, उन दंगों को भूल जाती है और एक तरह से उसी को बनाकर राजनीति करती है। तो क्यों ना कहा जाए कांग्रेस भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है? हमारी जब नीति फेल कर जाती है, हम जब शर्मिंदा होते हैं, हम जब पछताते हैं कि हमारे शासन में दंगे हुए, भाजपा की जब नीतियां सफल होती हैं तब दंगे होते हैं। दोनों के दंगों में यही फर्क है। मतलब बीजेपी सफल होने के लिए दंगा कराती है। स्वाभाविक रूप से उनकी जो सांप्रदायिक राजनीति सफल होती है तो सांप्रदायिकता बढ़ेगी, तो क्या होगा? लेकिन बीजेपी कहती है कि आप लोग नफरत करते हैं नरेंद्र मोदी से और लालकृष्ण आडवाणी से। क्यों? वजह क्या है? राजनीति में तो ये नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए, जहां तक व्यक्तिगत इसकी बात है, पॉलिसीज की जो उनकी नीतियां हैं, जो द्वेष समाज में, जो घृणा समाज में फैलाती हैं उनकी नीतियां, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्तियों से नहीं, उन नीतियों से सचमुच जो भी देशभक्त होगा उसको ये पसंद नहीं होगा। जो भी देश में एकता चाहता होगा, जो भी देश में एक तरह से दंगे फसाद, लूटमार तोड़फाड़ नहीं चाहता होगा, देश में एकता और अखंडता देश की चाहता होगा, वो सभी इन नीतियों, इन पॉलिसियों से और उनको चलाने वाले लोगों को पसंद नहीं करेगा। मोदी और आडवाणी ही दो ऐसे व्यक्ति हैं या पूरी बीजेपी? नहीं, पूरी बीजेपी का यही चरित्र है, इसलिए कि वो जो उस पार्टी को मानता है, जो उस पार्टी के साथ देता है, वो उन नीतियों पर आता है। व्यक्ति के कारण केवल नहीं होती है बात, व्यक्ति के साथ साथ उन नीतियों की बात भी होती है। और कोई बीजेपी ज्वाइन करता है, कोई कांग्रेस ज्वाइन करता है तो कांग्रेस की नीतियों के कारण करता है, और कोई बीजेपी ज्वाइन करता है तो बीजेपी की नीतियों के कारण करता है। इसलिए पूरी पार्टी को मैंने इसीलिए कहा, अभी नीतीश कुमार जी जब एनडीए से अलग नहीं हुए थे तब उन्होंने एक दो बयान दिया था आडवाणी जी के सेक्युलर होने का और नरेंद्र मोदी जी के कॉम्युनल होने का। मैंने मेरे ट्वीट्स भी हैं और मैंने पत्रकारों से भी बात में कहा, मैंने टीवी डिबेट्स में भी कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और मैं इस बात को समझ में नहीं पा रहा हूं कि आडवाणी जी कैसे सेक्युलर हैं और मोदी जी कैसे कॉम्युनल हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को उस बीमारी का सिम्टम मानता हूं, सांप्रदायिकता नाम की बीमारी का सिम्टम मानता हूं, जो इस देश की राजनीति में सांप्रदायिकता की बीमारी लालकृष्ण आडवाणी जी ने शुरू की है। इससे किसी को इनकार नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी तो सिम्टम है, सिम्टम जरा ज्यादा तेज हो गया है, जिसने ओरिजिनल इन्फेक्शन वाले को भी पीछे छोड़ दिया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की चर्चा होती है। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि नीतीश कुमार जी सिम्टम का इलाज चाहते हैं, बीमारी का जड़ का इलाज नहीं चाहते हैं। हम लोग बीमारी की जड़ का इलाज चाहते हैं। आप जब कह रहे हैं सिम्टम है ये नरेंद्र मोदी और बीमारी है आडवाणी, बाकी जो बीजेपी की बीमारी उन्होंने शुरू की है बीमारी उन्होंने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की बीमारी 1947 के बाद से अमन शांति देश में आ रही थी। 1985-86 के बाद से लालकृष्ण आडवाणी जी ने इस देश की राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर घोलने में सबसे बड़ी पहल की है राजनीतिक तौर पे, और स्वाभाविक रूप से उसी का ये सब जो लोग हैं उसी के प्रोडक्ट हैं और नरेंद्र मोदी जी उसके जरा तेज सिम्टम। सुषमा जी क्या हुई, फिर जेटली क्या हुए, बाकी लोग जो बीजेपी को वे क्या है? नहीं, मैं पूरी पार्टी जो पॉलिसी मानते हैं उसको, जो चुपचाप बैठे रहे, इतना मैसेकर हुआ, इतनी एक तरह से गलत परंपरा हुई, इतने गलत तरीके से लोगों को टारगेट किया गया और उसमें जो चुपचाप बैठे रहे वो उन नीतियों से सहमत थे, उन नीतियों उन सिद्धांतों से सहमत थे, आज भी उनकी मदद कर रहे हैं। इलाज क्या है फिर इस बीमारी का?
जनता। लेकिन बीजेपी की शिकायत है कि नरेंद्र मोदी कुछ अच्छा काम करते हैं, उस पर भी आप लोगों को शिकायत है। उत्तराखंड गए, उत्तराखंड में अपने लोगों को निकाल रहा है, तो आप लोगों को दिक्कत हो गई। नरेंद्र मोदी का स्टेचर उत्तराखंड के उनके ब्लंडर से बिल्कुल और छोटा हो गया। बताइए तो कि जहां 1520 सड़कें बह गई, 154 ब्रिज बह गए, ये जो सरकारी आंकड़ा है, बाद में और भी कुछ बड़ा होगा, और वहां कोई आदमी जो सड़क नहीं है वो कहता है कि मैंने 15,000 गुजरातियों को, कहलवाता है कि मैंने 15,000 गुजरातियों को रेस्क्यू कर लिया। जैसे लगता है पता नहीं 15,000 गुजरात के तीर्थ यात्री थे भी कि नहीं, चार धाम यात्रा वाले, और वो एक जगह ऐसा लगा कि वो एक जगह जमा हो और गए हो। नरेंद्र मोदी जी कहा हो गुजरात वाले हाथ उठाओ और सबको लेके एक साथ 2 घंटे कोई आदमी रहता है, तो सरासर ये झूठ, यही इसी तरह के भरम से देश पहचानेगा। और मजेदार बात, मैंने एक और ट्वीट भी किया था कि नरेंद्र मोदी जी जब गए उड़ीसा भी हाल में, तो उन्होंने कहा कि उड़ीसा के लोगों ने गुजरात के विकास में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। तो मैंने कहा हाँ, उड़ीसा के लोगों ने गुजरात के विकास में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, लेकिन जब आप उत्तराखंड में बचाइएगा तो सिर्फ गुजरातियों को बचाइएगा, जिन्होंने विकास में मदद की उड़ीसा वाले उनको नहीं बचाइएगा। जिस राज्य में जा रहे हैं उसी राज्य में कह रहे हैं कि इस राज्य के लोगों ने गुजरात की मदद की है। और मैं पंजाब का प्रभारी बना हूं, पंजाब के कुछ लोग वहां थे जो सेटलमेंट वाले लोग थे, मुझको पंजाब के अध्यक्ष जी ने कहा है कि वहां उन्होंने एक तरह से उतार गया है पंजाब के लोगों को जो गुजरात में से हुए थे। ये मुझको पंजाब के अध्यक्ष जी ने कहा है, विस्तृत जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। सर, आपने इंडिया न्यूज के सवालों का साफ साफ जवाब दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत। एक तरह से उतार गया है पंजाब के लोगों को जो गुजरात में से हुए थे। ये मुझको पंजाब के अध्यक्ष जी ने कहा है, विस्तृत जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। सर, आपने इंडिया न्यूज के सवालों का साफ साफ जवाब दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद आपको भी, सम्मान के लिए और इंटरव्यू के लिए।